नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा हिंदुस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप की बहुत ही पुरानी कंपनी अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में आज इस वीडियो में छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो क्या यह आपके लिए सही मौका है कि नहीं। आज इस कंपनी की पूरी कुंडली खोल के रख दूंगा। मुझे उम्मीद है वीडियो भी आपको पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर बात की जाए अडानी ग्रुप के बारे में तो इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी 1988 में। इसे शुरू श्री गौतम अडानी ने किया था। गौतम अडानी ने शुरुआती दौर में कमोडिटीज के ट्रेडिंग करने शुरू किए। उसके बाद से दोस्तों वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ही ज्यादा काम करते थे, जिसके वजह से इन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट जो मुंद्रा में है वो बना डाला। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है वो जो अडानी ग्रुप का ही है। अडानी ग्रुप के पोर्ट बनने से दोस्तों इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मार्केट बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा, जिसमें अडानी ग्रुप बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी निकल के आई। वहां से दोस्तों अडानी पोर्ट को शुरू किया गया। मतलब अडानी पोर्ट जो मार्केट में लिस्टेड है उस कंपनी को शुरू किया था। मतलब ये अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड का एक सब्सिडरी के रूप में शुरू किया गया था। ध्यान देना अभी। वहां से दोस्तों अडानी पोर्ट ने बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किया। जैसे मारुति सुजुकी की जितनी गाड़ियां होती हैं वो अडानी पोर्ट से ही एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से। जैसे सबसे बड़ा कमोडिटी जो अडानी पोर्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो है कोल, मतलब कोयला। क्रूड ऑयल आता है अडानी पोर्ट पे। उसके बाद से कई सारे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स आते हैं। उसके बाद से केमिकल्स आते हैं। कई सारे और भी चीजें आती हैं जो अडानी पोर्ट ही दोस्तों इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। सबसे बड़ा कमोडिटी दोस्तों अडानी पोर्ट के जरिए हमारे देश में आता है वो है कोयला। ध्यान दे रहे हो, कोयला मतलब कोल। कहां से आता है? ऑस्ट्रेलिया से आता है, इंडोनेशिया से आता है और भी कई सारे कंट्री से आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां पे भी अडानी के कोल ब्लॉक्स हैं। मतलब वहां पे भी दोस्तों मतलब आउट ऑफ इंडिया में अडानी ग्रुप की कोल माइनिंग शुरू है। वहां से दोस्तों कोयला निकाल कर अडानी ग्रुप इंडिया में इंपोर्ट करती है। अब बचा काम ये कि इतने सारे कोयले तो मुंद्रा पोर्ट पे आ गए, तो वो कोयले जाए तो जाए कहां? तो कोयले दोस्तों वहां से सीधे के सीधे अडानी पावर प्लांट में जाते हैं जो कि मुंद्रा में ही एस्टैब्लिश है। मतलब मुंद्रा पोर्ट पे जो कोयला आया बाहर से वो सीधा सीधा अडानी के मुंद्रा के पावर प्लांट में चला गया और टाटा का पावर प्लांट भी मुंद्रा में है, वहां पे भी जाता है। मतलब पूरे के पूरे कोयले की खपत वो पावर प्लांट कर देता है। और बाकी जो इंडिया में भी कई सारे इसके कोल ब्लॉक्स है, जैसे छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में बहुत ही ज्यादा इसके कोल ब्लॉक्स है। वहां पे भी दोस्तों अडानी जितना कोयला निकालती है वहां से पावर प्लांट में ही सप्लाई करती है, जहां से दोस्तों ये कंपनी को पावर प्लांट के जो फ्यूल रिक्वायरमेंट होती है वो एकदम कम हो जाती है, जिस वजह से कॉस्ट एफिशिएंसी इनको बहुत ही अच्छी मिल जाती है। दूसरी बात ये कि अडानी ग्रुप ने पोर्ट के बिजनेस शुरू किया। उसके बाद जो अभी पावर प्लांट बताया मैंने, इसी के जरिए चालू हुआ कि अडानी पावर बना। मतलब एक और सब्सिडरी शुरू हो गई जिसका नाम हुआ अडानी पावर, जो आज मार्केट में लिस्ट है। ये अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड की एक सब्सिडरी थी। उसके बाद से पावर तो जनरेट होने लगा। अडानी पावर ने बिजली निकालना तो शुरू कर दिया, लेकिन घर घर तक भाई साहब पहुंचाया कैसे जाए? उसके लिए ट्रांसमिशन केबल बिछाने बहुत जरूरी थे जो सप्लाई करती इलेक्ट्रिसिटी को। और उसी के लिए दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन को शुरू किया गया जो मार्केट में लिस्टेड है। मतलब ये भी एक सब्सिडरी अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड की थी। यहां से दोस्तों अडानी नहीं रुकी। उसके बाद से अडानी ने कई सारी सब्सिडरीज और ली, जैसे विलीमार ग्रुप जो सिंगापुर की ग्रुप है, वहां से टाई अप करने के बाद अडानी ने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया जिसे नाम दिया गया फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का ब्रांड जो है वो अडानी का ही है। अडानी का खुद का ब्रांड फॉर्च्यून आ गया, जिसे अडानी विलीमार लिमिटेड कहा जाता है। वो अभी लिस्टेड नहीं है मार्केट में। तीसरा अडानी ग्रीन जो लिस्टेड है मार्केट में। चौथा अडानी गैस भी लिस्टेड है। उसके बाद से दोस्तों कई सारे और भी कंपनियां हो जाएंगी मार्केट में जो अडानी की ही है, लेकिन अभी तक लिस्टेड नहीं है। वो भी आने वाले दिनों में लिस्ट हो सकती हैं, जिसे नाम दिया गया अडानी पोर्ट, अडानी गैस, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन। ऐसे दोस्तों ये सारी सब्सिडरीज को जन्म देने वाला ग्रुप है अडानी ग्रुप, और उसका जो मां बाप है वो है अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड से दोस्तों धीरे धीरे ये सारे के सारे कंपनियां थी वो दूर जाने लगी। मतलब समझ लो कि घर छोड़कर चल दिए। क्यों चल दिए? मार्केट में लिस्ट होने चल दिए। इसीलिए दोस्तों अडानी पावर, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट, ये सारे अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड से डीमर्ज होकर मार्केट में लिस्ट हुए हैं। और यहीं से दोस्तों ये सारी कंपनियां अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड में से डीमर्ज हो गई। उसके बाद से आज के दौर में अडानी एंटरप्राइज कौन से सेक्टर में काम करती है, चलिए अब वो देख लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसे नाम दिया गया है रिसोर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स,
यूटिलिटी और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। रिसोर्सेज में आ जाते हैं दोस्तों माइनिंग और इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें कोल माइनिंग हो गए, जिसमें से आयरन ओर्स के भी कई सारे ब्लॉक्स अडानी ग्रुप ने खरीद लिए हैं। मतलब कोल माइनिंग, आयरन और माइनिंग के मार्केट में अडानी ग्रुप उतर चुकी है, जिसे रिसोर्सेज के अंदर में देखा जाता है। उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स के मार्केट में दोस्तों अडानी ग्रुप एयरपोर्ट को मैनेज करती है। अभी एट प्रेजेंट ये कंपनी के हाथ में 6 से 7 एयरपोर्ट्स हैं जो अभी ये कंपनी ऑपरेट करती है। रोड्स बनाती है, जो कि एल&टी जैसे बनाती है ना कंस्ट्रक्शन कंपनी, वैसे ही कंपनी रोड्स बनाती है। रेल्स और मेट्रो ट्रेन्स के इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे कि रेलवे लाइन हो गए और भी कई सारे इक्विपमेंट्स हो गए, वो एक कंपनी बनाती है। अब अगर यूटिलिटी के बारे में बात करूं तो इसमें आता है वाटर और डेटा सेंटर्स। वाटर मतलब दोस्तों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। कंपनी खराब पानी को प्यूरिफाई करके नदियों में भेजती है या फिर इंडस्ट्रीज को वापस से सप्लाई करती है, जहां से दोस्तों कंपनी, मतलब क्लियर कट ये समझ लो आप कि जो केमिकल फैक्ट्रीज या फिर सीवेज जो वेस्ट होते हैं वो कंपनी मार्केट से उठाती है। मतलब जैसे मान लो गवर्नमेंट से, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से लेगी या फिर कोई कंपनियों से लेगी, वहां से वो चीज को प्यूरिफाई करके ये वापस सप्लाई करती है। वहां से जो अर्निंग होती है ये वाटर कैटेगरी में जाता है। उसके बाद से डेटा सेंटर, तो दोस्तों आप लोग को मालूम ही होगा आईटी सर्विस की, मतलब जो भी कुछ मार्केट होता है वो सेक्टर में कंपनी काम करती है। अब इसमें जो चौथा कैटेगरी है जो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट वाला, उसमें दोस्तों 3 कैटेगरीज हैं जो कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब ये कंपनी सोलर पैनल्स को भी बनाती है, जहां से दोस्तों इस साल ये कंपनी का बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आया है ये सेक्टर में से। उसके बाद से एग्रो बिजनेस जो 3 सेक्टर में डिवाइड है, जो कि है अडानी विलीमार लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड। ये 3 सेक्टर में ये एग्रो बिजनेस डिवाइड है, वहां से भी ये कंपनी को अच्छा रेवेन्यू मिल जाता है। लास्ट सेक्टर आ जाता है वो है डिफेंस सेक्टर, जो कंपनी बड़े बड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे आर्मी हो गया, मिलिट्री हो गया, एयरफोर्स हो गया, प्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब ये कंपनी बनाती है। ये साल ये कंपनी के 2 सेक्टर हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किए हैं। ध्यान देना, मैं इस साल के बारे में बात कर रहा हूं, पिछले कई सालों से बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये साल कंपनी के 2 सेक्टर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किए हैं, जिसमें पहला रहेगा माइनिंग सेक्टर, दूसरा रहेगा सोलर सेक्टर। माइनिंग सेक्टर दोस्तों इस साल 20% से बढ़ा है, तो सोलर सेक्टर ये साल 50% से बढ़ा है। मतलब रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को इस देश में बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी के लिए 50% से ज्यादा ये कंपनी ने सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग की। और एट प्रेजेंट ये कंपनी के कई सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है, जैसे एनटीपीसी का भी कई सारा ऑर्डर पेंडिंग है ये कंपनी का। मतलब ये सेक्टर आने वाले दिनों में भी आपको धोखा नहीं देगा, यहां पे आप बेफिक्र हो सकते हो। दूसरी बात, माइनिंग सेक्टर में दोस्तों कोल ब्लॉक्स के मामले में कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ हासिल की, जैसे 20% का ग्रोथ आप यहीं पे देख सकते हो। अब इसमें दोस्तों दूसरी बात तो ये कि ये कंपनी ने इस बार 2 लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि एक कोल ब्लॉक का है, एक आयरन और ब्लॉक का है, जो कि इस कंपनी की कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं आने वाले दिनों में भी। मतलब यहां पे भी दोस्तों माइनिंग सेक्टर में हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। लेकिन एक और बात कि गवर्नमेंट अब कोल ब्लॉक्स को डाइवेस्ट करना चाहती है, मतलब वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में सौंपना चाहती है, जिसमें बहुत बड़ा प्लेयर निकल कर आता है अडानी ग्रुप का। समझ रहे हो, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड बहुत ही बड़ा प्लेयर निकल कर आता है। अगर गवर्नमेंट कोल ब्लॉक्स को बेचेगी तो अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड चूकने वाला नहीं है, सबसे पहले कोल ब्लॉक्स को खरीदेगा, जहां से इनकी कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ सकती है। और इसमें दूसरी बात तो ये कि हमारा देश दुनिया में दूसरा नंबर का ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा कोयला मौजूद है, लेकिन तो भी हमें कोयला बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे डिमांड पूरी नहीं हो पाती। इसी डिमांड को कम करने के लिए, मतलब इसी इंपोर्ट को भी कम करने के लिए इस साल सरकार ने 700 करोड़ का बजट पेश किया है, जहां पे कोल माइनिंग्स के एक्सप्लोरेशन में ये पैसे खर्च किए जाएंगे। मतलब यहां पे दोस्तों ये कंपनी के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट कोल माइनिंग्स के सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, एक्सप्लोरेशन कर रही है, डाइवेस्ट कर रही है, जहां पे दोस्तों सबसे बड़ा प्लेयर निकल कर आता है अडानी ग्रुप। इसमें तीसरी बात तो यह कि कंपनी दोस्तों एयरपोर्ट मैनेजमेंट के बिजनेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी एट प्रेजेंट ये कंपनी के हाथ में 6 एयरपोर्ट थे, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और थिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट शामिल हैं। और अभी हाल ही में दोस्तों बॉम्बे एयरपोर्ट का भी कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी ने जीत लिया, जिस वजह से ये स्टॉक 108% तक बढ़ गया। अब यहां पे दोस्तों आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि ये कंपनी के कौन से चीजें हैं जो आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं। पहला
हमारा माइनिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आने वाले दिनों में भी दोस्तों इसकी डिमांड अच्छी है, हमको पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात तो ये कंपनी का सोलर पैनल का बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तीसरी बात तो ये कंपनी का जो डिफेंस सेक्टर है वो भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। चौथी बात तो ये कि कंपनी का दोस्तों एयरपोर्ट मैनेजमेंट का बिजनेस बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट्स मिले जा रहे हैं, जिस वजह से दोस्तों कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट निकल कर आता है। आने वाले दिनों में दोस्तों गवर्नमेंट और ज्यादा एयरपोर्ट भी इंडिया में ला सकती है, जिस वजह से कंपनी के लिए एक वास्ट मार्केट ओपन हो जाएगा। मतलब ये सारे चीजें इंडिया में अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के लिए एक पॉजिटिव निकल कर आते हैं। लेकिन ये जितने सेंटीमेंट्स मैंने आपको बताए ये एकदम एक झटके में पूरे नहीं होने वाले, इसको तकरीबन 5-10 साल लग सकता है। ध्यान दे रहे हो, 5-10 साल लग सकता है। इसीलिए दोस्तों ये एक स्लो प्रोसेस होगी। इसमें एक और बात कर लेते हैं, अब इस कंपनी की वैल्यूएशन को देख लेते हैं। 31,000 करोड़ के आसपास का ये कंपनी का मार्केट कैप है, लेकिन इस कंपनी का अगर स्टॉक परफॉर्मेंस को देखोगे तो बहुत ही मिक्स्ड इस कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस रहा है। क्यों रहा है कि ये कंपनी में से दोस्तों कई सारी कंपनी जैसे अडानी पोर्ट पावर ट्रांसमिशन जो डीमर्ज हुई, इस वजह से ये कंपनी का स्टॉक प्राइस क्रैश हो जाते थे। इसलिए दोस्तों एक परफेक्ट व्यू निकल कर नहीं आ पाता है कि ये कंपनी में आप इन्वेस्ट करो इसके चार्ट पैटर्न को देखकर। तीसरी बात तो ये कि ये कंपनी का दोस्तों पी रेशियो मुझे बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है कि ये कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं। चौथी बात तो ये कि ये कंपनी के सेल्स ग्रोथ पिछले 5-10 सालों में एकदम पुअर रहे हैं। पांचवी बात तो ये कि ये कंपनी का बैलेंस शीट देखो, ये कंपनी के बैलेंस शीट कभी भी एक स्टेबल ग्रोथ में आपको देखने को नहीं मिले। 2015 में 64,000 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का रेवेन्यू था, जो इस साल 40-45 हजार करोड़ पे आ चुका है। मतलब एक स्टेबल इसमें कंपनी में ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, ना ही इसके प्रॉफिट्स में देखने को मिलता है। इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो एयरपोर्ट की न्यूज आई, जो बॉम्बे एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, इस वजह से ये स्टॉक 108% से ऊपर रैली मार चुका है। अब ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर अगर हम एक बात करें तो हमारे सामने कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि कंपनी के लिए मार्केट तो सही है, लेकिन कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो बेकार है, कंपनी की पोजीशन है वो मजेदार नहीं है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के सेल्स ग्रोथ, कंपनी के पी रेशियो, कंपनी के और भी कुछ फंडामेंटल टेक्निकल इतने भी अच्छे स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर सकता था अगर ये 100% की रैली नहीं आई होती। तो अगर हार्डली 5-10% की रैली आई होती तो भी मैं इस कंपनी में मन बना सकता था, लेकिन इतनी ज्यादा वैल्यूएशन पे कंपनी जा चुकी है कि इसके लिए दोस्तों मुझे एक इन्वेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर विजन नहीं मिल पा रहा। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये कंपनी आपको धोखा तो नहीं देगी, प्रॉफिट कमाकर दे सकती है लॉन्ग टर्म में, लेकिन इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकती। इसीलिए दोस्तों इन स्पाइट ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी आई विल सजेस्ट यू टू चूज अनदर वन। ध्यान दे रहे हो? इसीलिए दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप स्किप कर दोगे तो ही बेहतर होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि आपके लिए ऐसी कंटेंट्स और लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।